डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी। केरलम से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। खाड़ी संकट जैसे बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के युवराज छोटे दायरे में सिमटे। जंग के 12वें दिन ईरान ने शुरू किया इजरायल पर सबसे बड़ा हमला। अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। गूगल, अमेजॉन ऑफिस पर हमले की आशंका। वहीं अमेरिका, इजरायल ने तेहरान में बैंक को निशाना बनाया। उधर कतर का ईरान जंग में मध्यस्थता करने से इनकार। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर महंगी होने की अफवाह से देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें। सिलेंडर नहीं मिलने से गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का हंगामा। प्रशासन बोला, गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं। 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की अनुमति। हरीश राणा 2013 से कोमा अवस्था में है। देश में इच्छा मृत्यु की अनुमति वाला पहला केस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के दौरे को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वे कुल 16,450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। केरल के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राजकुमार को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में चमत्कार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपकी चिंताएं स्वाभाविक हैं। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सत्ता में भाजपा एनडीए सरकार है। जब भी हमारे नागरिक किसी दूसरे देश में फंसते हैं, हम उनकी मदद के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, चाहे इराक में नर्सों को बचाना हो या यमन में आतंकवादियों से फादर टॉम को छुड़ाना हो। आज का भारत संकट के समय में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। आज भी हमारा प्रयास यही है कि संघर्ष में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के एर्नाकुलम में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि भारत और पूरी दुनिया अब इस महान राज्य को केरलम पुकार रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूं कि खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही है। हमारी भारतीय एम्बेसी 24 घंटे उनकी मदद कर रही है, चाहे खाना हो, मेडिकल हो या कानूनी मदद, सब कुछ दिया जा रहा है। केरल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में की रोड शो किया। यह 300 मीटर लंबा रोड शो जहां जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। केरल के कोच्चि में अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में भाग लिया, जहां वह मछुआरा समुदाय के सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं। गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी हो या फिर अन्य सेक्टर, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये हमने कोरोना के दौर में देखा है, यूक्रेन संकट के दौरान देखा है, और वर्तमान संकट ने एक बार फिर इसे सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। अमेरिका इजरायल का ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। टारगेट की सूची में गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और एरिकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। इजरायल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर भी निशाने पर हो सकते हैं। यूएनएससी आज के प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाली है। ईरान में
ईरान से कहा गया है कि वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर हमले बंद करे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बैंक को निशाना बनाया। तेहरान के खातम अल अनविया सेंट कमांड मुख्यालय के प्रवक्ता ने यह दावा करते हुए कहा कि वह इस हमले के बाद ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के आर्थिक केंद्रों और बैंकों को निशाना बना सकता है। लेबनान में इजराइल के हमले शुरू होने के बाद से करीब 7.80 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह जानकारी लेबनान के सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने दी है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम ने केरल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चिंतित हूं। चीन ने कहा कि वह खाड़ी देशों पर हो रहे हमलों से सहमत नहीं है। वहीं चीन का कहना है कि ऐसे हमलों में आम लोगों और गैर सैन्य जगहों को नुकसान पहुंच रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कतर ने ईरान में जंग मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। कतर विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल कुलैफी ने कहा कि जंग बंद होने के बाद ही कतर को ही निभाएगा। ईरान युद्ध का असर गैस सिलेंडर पर भी पड़ रहा है। कानपुर जिलाधिकारी की सख्त चेतावनियों और स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद शहर की कुछ गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार होता नजर नहीं आ रहा। बुधवार को सुबह करीब 10:30 बजे चुन्नीगंज चौराहे पर स्थित नीलम ब्रजेंद्र इंडियन गैस एजेंसी के बाहर और अंदर उस समय हड़कंप खड़ा हो गया जब कई उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिला। नाराज उपभोक्ताओं ने एजेंसी के खिलाफ विरोध जताते हुए अव्यवस्था और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार सिलेंडर लेने पहुंचे कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। एक उपभोक्ता ने बताया कि उन्हें पिछले महीने 11 तारीख को सिलेंडर मिला था और तब से वे लगातार 4 दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। गौरतलब है कि हाल ही में जिलाधिकारी ने गैस वितरकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जिन उपभोक्ताओं की पहले बुकिंग होगी उन्हें ओटीपी सत्यापन के साथ होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। इसके बावजूद एजेंसी पर ऐसी शिकायतें सामने आना प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी को दर्शाता है। उधर प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और बुकिंग के क्रम में ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर की होम डिलीवरी की जा रही है। ऐसे में चुन्नीगंज स्थित एजेंसी पर उत्पन्न हुई यह स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है और गैस की कीमत की बढ़ोतरी की खबर आग की तरह फैल गई है, जिसके कारण गैस एजेंसियों पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बढ़ते गैस के दाम और गैस की किल्लत की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसियों पर देखने को मिल रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण गैस के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है और गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग अपने सिलेंडर सर पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर लेकर एजेंसियों पर जमा है और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं जिलाधिकारी अवनीश कुमार पांडे बताते हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ओटीपी के माध्यम से लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की एजेंसियों पर तैनाती भी की जा रही है और लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। कहना चाहूँगा कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख तथा सामान्य गैस कनेक्शन लगभग 2,35,000 हैं। तो कुल जो गैस कनेक्शन है वो 2,35,000 हैं और मैं आपके माध्यम से सभी जन सामान्य को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऑयल कंपनियों द्वारा जनपद में जो घरेलू हमारे गैस सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है और ना ही लोगों को घबराने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं उसमें जो हमारे उज्ज्वला कनेक्शन है उसके अंतर्गत 25 दिवसों में और जो हमारे सामान्य कनेक्शन है उसके अंतर्गत 30 दिवसों में
OTP के माध्यम से सभी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार हम लोग के द्वारा जो ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया गया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में पहली पाली की कार्यवाही के दौरान जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान भाजपा के मुख्य सचेतक एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने रामनवमी के दौरान डीजे बजाने पर रोक का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने बचाव में खड़े होकर विपक्ष के सवालों को पर विरोध जताना शुरू कर दिया और फिर माहौल गर्माते हुए देखा। सत्र की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन के बाहर भी विपक्ष ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की थी। इस दौरान कोडरमा विधायक नीरा यादव के आरोप पर पत्रकारों से बातचीत में सत्ता पक्ष विधायकों ने भी जवाब दिया था। जहां मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ अब हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ आम लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मौलाना द्वारा सीएम योगी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मौलाना को फांसी पर लटकाने की मांग की उठाई गई है। यह पोस्टर लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस, नगर निगम, अलीगंज, आलमबाग, गोमती नगर समेत पूरे शहर में लगे हुए हैं। मौलाना सलीम पर अब तक प्रदेश भर में 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। बता दें कि मौलाना के इस टिप्पणी से पूरे यूपी में हिंदूवादी संगठन और साधु संत समाज भी आक्रोशित है। लोगों में गुस्सा का इस कदर है कि वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना का पुतला फूंका और उसका सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। वहीं लखनऊ के अटल चौराहे पर भी युवाओं ने मौलाना का पुतला फूंककर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि मौलाना ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की और केवल एक बार ही नहीं बल्कि कई बार उसने यह बात सभा में कही। बिहार के एक मौलाना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लखनऊ में विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मौलाना सलीम का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब आग भड़कने से कुछ कार्यकर्ता झुलस गए। बताया जा रहा है कि पुतले पर पेट्रोल डालते समय अचानक आग की लपटें तेज हो गईं और प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह समेत कुछ कार्यकर्ता उसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाली। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बन गया। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आज एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध बंदियों द्वारा संचालित आस्था कैफे द्वारा तैयार किए गए नमकीन उत्पादों के स्वाद का आनंद विधानसभा के सदस्यों ने लिया। बंदियों द्वारा बनाए गए इन उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद भी सभी ने सराहना की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर आज विधानसभा में जेल में निरुद्ध लोगों द्वारा तैयार उत्पादों के प्रदर्शन एवं वितरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जेलों को अब केवल दंड के स्थान के रूप में नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसे प्रशिक्षण और उत्पादन कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपनी सजा पूरी होने के बाद सम्मानजनक जीवन जी सके। नमकीन जैसे उत्पादों के निर्माण से न केवल उनकी कार्यकुशलता बढ़ रही है बल्कि आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा है। उन्होंने जेल प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां बंदियों के व्यक्तित्व विकास और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा इन उत्पादों की सराहना से बंदियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थे।
एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी, सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहाँ कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां 108 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर लोकतंत्र की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करते हुए हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास और शांति का मार्ग अपनाने की घोषणा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा शांति स्थापित करने की रही। उन्होंने कहा कि हम आज भी एक गोली नहीं चलाना चाहते और जो भी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र और विकास की राह पर लौटना चाहते हैं, उनका खुले दिल से स्वागत है। सरकार का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। बस्तर में इस तरह के आत्मसमर्पण को क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज संभाग मुख्यालय में बस्तर में 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं। इन पुनर्वास करने वालों में डीवीसीएम लेवल के 6 नक्सली हैं। इसमें इनके जो कंपनी प्लाटून कमेटी मेंबर्स होते हैं वो भी डीवीसीएम लेवल के होते हैं, वो 3 और हैं। पीपीसीएम है वो भी डीवीसीएम लेवल के होते हैं, मतलब 8 लाख के इनामी होते हैं, उनकी संख्या 18 है। एरिया कमेटी मेंबर हैं 23 और पार्टी मेंबर है 56। इस तरीके से 108 कुल नक्सली, जिन पर कुल इनाम जो की राशि जो है वो 3,95,00,000 है, ये सब आज पुनर्वास कर रहे हैं। और इस पुनर्वास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। यह देश में पहला ऐसा केस है जहां इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। 13 साल से अचेत हरीश राणा की सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन वह 2013 से जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसके पीठ होने की कोई उम्मीद नहीं, यह सिर्फ दुख को बढ़ाएगा और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके घर वालों से बात भी की थी। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता पिता ने ही उसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 वर्षीय हरीश राणा के लिए पैसिव यूथेनेशिया या जीवन समर्थन वापस लेने की अनुमति दी। वह 2013 से स्थायी वनस्पति अवस्था या कोमा में है। यह पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत मामले में इस तरह का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2018 के फैसले में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देने वाला कानून बनाया गया। हरीश राणा अब 31 वर्ष के हैं। वे चंडीगढ़ में अपने बीटेक की डिग्री की पढ़ाई के दौरान अगस्त 2013 में अपने पेइंग गेस्ट आवास की 4थी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर मस्तिष्क चोट का सामना किया था। तब से वह स्थायी वनस्पति अवस्था में है। उनके परिवार में कोर्ट का रुख किया गया, जिसमें उनके जीवन सहायता उपचार को वापस लेने की मांग की गई थी, जो एक पीजी ट्यूब के माध्यम से दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायाधीश JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने नोट किया कि राणा के इलाज से कोई जवाब नहीं मिला है। उनमें नींद जागने के चक्र होते हैं, लेकिन कोई अर्थपूर्ण बातचीत नहीं होती है और वे आत्म देखभाल की सभी गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हरीश को पीजी ट्यूब के माध्यम से CAN दिया जा रहा है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बेंच ने उनकी स्थिति पर नोट किया, इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया कि मेडिकल बोर्ड को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन समर्थन वापस लेने के बारे में अपने विवेक का उपयोग करने को अनुमति दी जा सकती। हमारे विचार के अनुसार मेडिकल बोर्ड को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपचार वापस लेने के बारे में अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। फैसले में कहा गया है कि यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत मामले में इस तरह का निर्देश दिया। इसके 2018 के फैसले के बाद, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देने वाला कानून बनाया गया था, 2018 में एक 5 न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने पैसिव यूथेनेशिया को मान्यता दी थी और इसकी अनुमति दी थी।
हरीश राणा के माता पिता ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके बेटे की स्थिति की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग उठाई गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। माता पिता ने तब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके बेटे के लिए प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन माता पिता को फिर से अपील करने की स्वतंत्रता दी थी अगर आगे निर्देशों की आवश्यकता होती। जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद में हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देकर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवती का आजमगढ़ के एक युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध था। परिजनों के विरोध के कारण पहले भी दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। हाल ही में युवक ने जमानत पे बाहर आने की खबर मिलने के बाद युवती फिर से शादी की जिद पर अड़ गई। परिवार के मना करने से नाराज होकर वह बिजली के पोल पर चढ़ गई और शादी की मांग करने लगी। फिलहाल पुलिस युवती को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।